हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमन बंसल और पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एमएसएमईज के ऊपर, हमारे देश में उनके योगदान और हमारे देश में उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, उनके द्वारा फेस किए जाने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर और इन सब को बेस लेकर हाल ही में अनाउंस किए गए गवर्नमेंट के 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज के सबसे बड़े प्रपोर्शन यानी कि 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन टू एमएसएमई के ऊपर। तो दोस्तों, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे देश के वो व्यापार या बिजनेसेस हैं जो छोटे से मीडियम स्केल पर काम करते हैं और कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है क्योंकि ज्यादातर एमएसएमईज अपने ऑपरेशंस के लिए किसी हाई एंड टेक्नोलॉजी या फिर बहुत ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी पर निर्भर नहीं करते। और इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2006 में इन एमएसएमईज के लिए एक स्पेशल कानून को पास किया जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। इस कानून के अंदर हर वो बिजनेस, हर वो व्यापार जो किसी भी तरीके की गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या किसी भी तरीके की सर्विसेज को प्रदान करता है और एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसको एमएसएमई का दर्जा दिया जा सकता है। हाल ही में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और उसके साथ एक टर्नओवर के क्राइटेरिया को इसमें जोड़ दिया गया है। दोस्तों, यहां पर मैं इस बात को नोट करना चाहूंगा कि एमएसएमईज में उन व्यापारों को इंक्लूड नहीं किया जाता जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस दुनिया के करीब 90% बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही इस दुनिया में करीब 50% तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती हैं। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया के टोटल जीडीपी में एमएसएमईज का हिस्सा लगभग 30% है और साथ ही एमएसएमईज हमारे देश में सालाना 11 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। इसी के साथ हमारे देश के टोटल एक्सपोर्ट्स में एमएसएमईज का हिस्सा लगभग 49% था साल 2017-18 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, इस सब के अलावा एमएसएमईज एक बहुत अच्छा मीडियम है किसी भी नेशन के इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एमएसएमईज के माध्यम से सोसाइटी के हर वर्ग का डेवलपमेंट किया जा सकता है और किसी भी नेशन के हर एक कोने में डेवलपमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में लगभग 25,80,000 करोड़ का पोटेंशियली एड्रेसेबल क्रेडिट गैप है, जिसका मतलब है कि हमारे देश के बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम हमारे देश के एमएसएमईज के 25,80,000 करोड़ तक की लोन की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए लोकसभा में एक जवाब के अनुसार 31 मार्च 2019 को टोटल बैंक लोन टू द एमएसएमईज की वैल्यू थी 15,11,000 करोड़, जो कि हमारे देश के टोटल बैंक लोन का सिर्फ 15% है। दोस्तों, लॉकडाउन में लगाए गए इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस
और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर्स के कारण हमारे देश के एमएसएमईज के कैश फ्लोज पर भारी मात्रा में फर्क पड़ा है, जिसके कारण इनकी फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आकर खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक स्टडी के अनुसार हमारे देश में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लगभग 25% ऑफ एमएसएमईज अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का एक मेजॉरिटी हिस्सा सिर्फ इन एमएसएमईज के लिए डेडिकेट किया है। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर यह नोट करना जरूरी है कि यह फैसिलिटी सभी बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ट्रेडर्स जो इस फैसिलिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और ना कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए है, जैसा कि बहुत लोगों का मानना है। तो दोस्तों, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके बिजनेस के पास 29 फेब 2020 को ऑलरेडी एक वर्किंग कैपिटल लोन होना चाहिए किसी भी बैंक या एनबीएफसी से, जो कि उस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा एनपीए ना घोषित किया गया हो, यानी कि वो लोन या वो फैसिलिटी 29 फेब को स्टैंडर्ड होनी चाहिए और एनपीए नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 29 फेब 2020 को। दोस्तों, तीसरी कंडीशन कहती है कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई प्रेस रिलीज में यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इस टर्नओवर लिमिट को हमें किस डेट को देखना है, यानी कि ये टर्नओवर किसी एक पर्टिकुलर डेट यानी कि 31 मार्च 2019 को देखना है या 29 फेब 2020 को देखना है या फिर 31 मार्च 2020 को देखना है। तो दोस्तों, इस फैसिलिटी के अंदर आप अपनी 29 फेब 2020 की टोटल आउटस्टैंडिंग का मैक्सिमम 20% तक का लोन अवेल कर सकते हैं। अब बात करें इस लोन के फीचर्स की, तो सबसे पहली बात यहां नोट करना जरूरी है कि ये लोन आपको एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा, ना कि किसी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के रूप में। दोस्तों, इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी तरीके की फ्रेश गारंटी या कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस बात का मतलब ये निकलता है कि आपके एग्जिस्टिंग लोन में जो आपने गारंटी या कोलेटरल दी हुई है, उस गारंटी और कोलेटरल का भी इस लोन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस लोन की तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस लोन की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो सरकार के द्वारा उसकी एक मैक्सिमम लिमिट को सेट किया जाएगा, जिसकी जो अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है। बात करें चौथे फीचर की, तो इसका रीपेमेंट पीरियड 4 साल होगा। बात करते हैं इसके चौथे फीचर की, यानी कि मॉरिटेरियम पीरियड। इस फैसिलिटी के अंदर आपको 1 साल का मॉरिटेरियम पीरियड दिया जा रहा है फॉर द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन। मॉरिटेरियम पीरियड यानी कि वो समय जो आपको बैंक देती है, जिसमें आपको किसी भी तरीके की रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर इस बात को नोट करना जरूरी है कि ये मॉरिटेरियम पीरियड सिर्फ प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए है और आपको रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस फैसिलिटी को आप 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस बात के दो पहलू हैं और पहले पहलू के अनुसार इवन बिफोर कोविड-19 हमारी गवर्नमेंट वाज स्ट्रगलिंग विद इट्स फाइनेंसेस। उसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के जीएसटी ड्यूज में रेगुलर डिलेज नोटिस किए जा रहे थे और 2019-20 के टैक्स कलेक्शन में लगभग 2.5 लाख करोड़ की गिरावट का अनुमान था। इसी के साथ हमारे देश के बैंक्स के एनपीओज में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इंक्रीमेंट नोटिस किया गया है, जो कि 31 मार्च 2019 तक लगभग 9 लाख करोड़ तक आकर पहुंच गया है और जो हमारे टोटल बैंक एडवांसेस का लगभग 99% है। कोविड-19 के चलते ये सिचुएशन और भी लगभग खराब हो गई है हमारे देश की सरकार के लिए और एक अनुमान के अकॉर्डिंग हमारे देश की सरकार के जीएसटी रेवेन्यूज लगभग 40 से 50% गिर सकते हैं अप्रैल के महीने में। लेकिन हमारे देश के बैंक्स के पास इस समय लैंड करने के लिए और भी ज्यादा पैसा कलेक्ट हुआ है बैंक की एफडीज और आरडीज के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसे को शेयर मार्केट और अदर रिस्की इंस्ट्रूमेंट से निकालकर बैंक की एफडी और आरडी जैसे सेफ और जीरो रिस्क के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना प्रेफर कर रहे हैं। इस सब के बावजूद बैंक्स कोई भी नए लोन को डिसबर्स करने से पहले बहुत ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि उनको डर है कि कोविड-19 के चलते इन लोन्स में डिफॉल्ट की संभावना ज्यादा है और जो कि उनके बैंक के एनपीएस को बढ़ा सकता है। इस सब को देखते हुए हमारी देश की सरकार ने एक मिडवे सोल्यूशन निकाला, जिसके चलते वो अपनी पॉकेट से विदाउट इवन शेलिंग आउट अ सिंगल पेनी, अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च किए बिना एमएसएमईज के हाथ में एक बड़ा अमाउंट लेकर आ सकती है बैंक लोन्स के अकॉर्डिंग, अगर वो उन बैंक लोन की क्रेडिट रिस्क को खत्म कर देती है अपनी पर्सनल गारंटी पर। जी हाँ, इसे कहते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम, जहां पर सरकार बैंक से कहती है कि आप एमएसएमईज को लोन दीजिए और उस लोन की गारंटी हमारी है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी सरकार का मानना है कि वो एमएसएमईज जिन्होंने इस कोविड-19 के चलते अपने कैश फ्लोज में प्रॉब्लम महसूस करी है या जिनका कैश फ्लो इस कोविड-19 के चलते बिगड़ा है, इस स्कीम से उनको भारी मात्रा में मदद मिलेगी और उनको अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मौका मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो ये कहता है कि इन एमएसएमईज को एक बेल आउट पैकेज की जरूरत है, एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की जरूरत है, ना कि किसी लोन की। और एक ऐसे पैकेज की जरूरत है जिससे इकोनॉमी में डायरेक्ट इमीडिएट डिमांड को बूस्ट किया जा सके, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां पर ऐसा मानना है कि लॉकडाउन के खत्म होने के बावजूद भी एक लंबे समय तक स्लो डाउन रहेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल होती है, ये आखिरकार डिपेंड करता है कि हमारे देश के बैंक्स इस स्कीम के अंदर किस तरीके से लोन्स को डिसबर्स करते हैं। क्या इस स्कीम के अंदर दिए गए लोन्स वाकई में उन लोगों तक पहुंच पाते हैं या नहीं जिनको इनकी आवश्यकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के बैंक्स पर निर्भर करता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में समझे तो किसी भी लोन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है और अगर उस लोन पर किसी बैंक को 90 दिन तक ब्याज की वसूली नहीं होती है तो उस बैंक को उस खाते को एनपीए घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक उस इंटरेस्ट की इनकम को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। यानी कि फॉर श्योर ऐसी कोई भी स्कीम हमारे देश के बैंक्स की बैलेंस शीट पर एक डेंट
छोड़कर जाने वाला है और हमारे देश की बैलेंस शीट्स को और खराब कर सकता है। तो ये बहुत संभव है कि क्रेडिट गारंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के बावजूद बैंक्स इस स्कीम के अंदर लोन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एमएसएमईज को दें जो हाई रेटेड कंपनीज हैं और हाई रेटेड बोरोअर्स हैं, और छोटे तबके के बोरोअर्स जिनको इस लोन की एक्चुअल में आवश्यकता है वो इस फैसिलिटी का एक्चुअल में लाभ ना उठा पाए। दोस्तों, एंड में मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के ऊपर, उन बिजनेसेस के लिए जो इस फैसिलिटी के अंदर कोई भी लोन लेने की का फैसला करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि इस फैसिलिटी के अंदर दिया जाने वाला लोन एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होने वाला है, ना कि कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। जिसका मतलब हुआ कि आपको एक समय सीमा के अंदर, जो कि 4 साल है, उसके अंदर इस लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और कैश क्रेडिट की तरह जिसमें कोई भी रीपेमेंट की समय सीमा तय नहीं होती, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, हालांकि ये लोन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी अगर रीपेमेंट की है तो वो उस आदमी की है जिसने इस लोन को लिया है। और अगर किसी भी कारणवश इस लोन की रीपेमेंट नहीं हो पाती है तो 2 सेवर कॉन्सिक्वेंसेस जो उस बोरोअर को उठाने पड़ सकते हैं वो हैं, पहला, उस बोरोअर की पूरी क्रेडिट फैसिलिटी, उस बोरोअर का पूरा लोन का पोर्टफोलियो जो उस बैंक से उसने ले रखा है, इंक्लूडिंग द प्रीवियस लोन जो उसने इस फैसिलिटी से पहले लिया था, उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा और उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे। और दूसरा, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स पर भारी मात्रा में फर्क पड़ सकता है। तो यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट की गारंटी का प्राइमरी पर्पस बैंक्स को लोन देने के लिए मोटिवेट करना है, और एट द एंड ऑफ द डे ये एक लोन है जिसकी प्राइमरी एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीपेमेंट बोरोअर की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। लाइवमिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को ऑलरेडी एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 9.25% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और कोई भी एनबीएफसी इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 14% तक की इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।